हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करने के बाद किसी भी वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह क्या होता है, dB = म्यू नॉट IDL sin थीटा बाई 4πr² होता है। हम उसी को वेक्टर फॉर्म में ये कह सकते हैं कि B = म्यू नॉट बाई 4π इंटीग्रेशन। जब यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड था तो वहाँ पे क्या होता था, इंटीग्रेशन का साइन नहीं होता था। जब हम लोग क्या करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किए तो मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस तरफ राइट साइड में क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए। तो राइट साइड में इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या किए हैं, उसे फिर से वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, IDL क्रॉस R क्या है, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई R²। अब यहाँ पे देखो कि हम जो ये कंडीशन लिए हैं, सबसे पहला जो एप्लीकेशन लिए हैं वह किसके लिए लिए हैं। तो एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ जो B का वैल्यू होता है वह म्यू नॉट बाई 4π, ये क्या है, कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आया था। IDL क्रॉस R क्या है, यूनिट वेक्टर है, बाई R²। अब हम जैसे ही यूनिट वेक्टर को अगर हटाते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे DL क्रॉस R है तो DL इंटू R इंटू साइन थीटा आएगा, तो R का वैल्यू 1 हो गया। तो फाइनली क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B = म्यू नॉट बाई 4π इंटीग्रेशन IDL sin थीटा बाई R²। अब ज़रा फिगर को अच्छे से देखो, हमने DL के जगह पे क्या किया है, एक छोटा सा लेंथ लिया है dy, एक एलिमेंट्री लेंथ लिया है क्या, dy। अब इस dy को अगर हम देखें कि इस ओरिजिन से, मतलब इसके मिड पॉइंट से या फिर जहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, उस पॉइंट से y हाइट पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, स्मॉल लेंथ लिया गया है, किसका, वायर का, जो कि dy है। और इस dy से r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि इस dl के साथ वेक्टर r जो है वह थीटा एंगल बना रहा है। तो अब क्या हो जाएगा कि B = म्यू नॉट बाई 4π इंटीग्रेशन ऑफ IDL sin थीटा बाई R²। अब यहाँ पे देखो I तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम I को बाहर निकाल लिए। DL जो होता है वो स्मॉल लेंथ होता है, क्या होता है, स्मॉल लेंथ। अब DL के जगह पे हम इस फॉर्मूला में, इस फिगर में क्या लिए हैं, dy लिए। जब ये dy है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, DL के जगह पे dy पुट किए साइन थीटा बाई R²। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है P से लेकर के इस पॉइंट तक, यहाँ पे राइट एंगल है। अब ये राइट एंगल है तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना इस तरह का, जिसका एक साइड D है, दूसरा साइड R है और इस साइड का वैल्यू Y है। तो अगर हम tan phi लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, tan phi है, तो tan phi का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है, तो tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर y तो y बाई डी। अगर हम इस फॉर्मूला से y का वैल्यू फाइंड आउट करें तो y = d इंटू tan phi। ये d डिफ्रेंसिएशन नहीं है, यह d क्या है, डिस्टेंस है, जो कि इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो y = d इंटू tan phi। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो dy = d, यह d क्या है, इंटू में है, इंटू tan phi का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह होता है sec² phi इंटू d phi। तो हमें dy भी मिल गया, y का भी वैल्यू, y का पता है। अब dy का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब उससे पहले ये देखते हैं कि अगर हम इस फार्मूला में cos phi लगाते, क्या लगाते, cos phi, तो cos phi जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस d है और हाइपोटेनस स्मॉल r है, r क्या है, डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos phi = d बाई r, तो r = क्या हो जाएगा, d बाई cos phi। हम cos phi को अगर इन्वर्स करते हैं तो वह फाइनली क्या आता है, sec phi आता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि r का जो वैल्यू होगा वो d इंटू sec phi होगा। एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो वायर है, इस वायर में करंट दिया हुआ है और d का भी वैल्यू दिया हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है, और इस d का वैल्यू क्या है,
परपेंडिकुलर है, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब क्या करना है कि इस पॉइंट पे इस करंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बीटा एंगल बना रहा है, जबकि इसका जो फाइनल पॉइंट है वह अल्फ़ा एंगल बना रहा है। मतलब इस फाई का जो वेरिएशन हो रहा है वो अल्फ़ा से लेकर के बीटा तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे अननोन वैल्यू को इस टर्म में, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं। अगर हम फाई के टर्म में लिख लेते हैं तो सारे वेरिएबल्स को फाई के टर्म में ले आएंगे और उसके बाद फाई को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फाई का इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि कहाँ से, तो बीटा से लेकर के अल्फ़ा तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब एक ही इंटीग्रेशन में मान लो 2 वेरिएबल है, जबकि दोनों वेरिएबल किसी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 2 को अलग अलग नहीं लिख करके किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने का कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी किया जा रहा है। तो tan थीटा, अगर हम यहाँ देखो थीटा की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या होता है, थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, ये तीनों को मिला करके 180 होगा, जिसमें से यह क्या है, एक 90 डिग्री है। तो बाकी जो थीटा प्लस फाई होगा यह भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा साइन थीटा का, एक बार ठीक से देख लो इसे। यहाँ पे क्या है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। तो साइन थीटा का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं फाई के टर्म में, क्योंकि हमें थीटा पता है। डी एल का वैल्यू यहाँ पे डी वाई है, तो डी वाई का वैल्यू हम पता कर लिए फाई और डी के रिस्पेक्ट में। अब आर स्क्वायर है तो आर का भी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए, डी इंटू सेक फाई होता है। अब क्या आया कि डी वाई आर और थीटा इस सब का वैल्यू फाई और डी के टर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे इस फार्मूला में और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, जो कि बीटा से लेकर के अल्फ़ा तक चेंज हुआ है। अब देखो थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई को कॉस फाई बोलते हैं। अब हमें पुट कर देना है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस बीटा से लेकर के अल्फ़ा तक, ठीक। अब यहाँ पे डी वाई हो जाएगा और डी वाई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस बीटा से अल्फ़ा तक इंटीग्रेट करना है फाई को, तो डी वाई के जगह पे डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई रखते हैं, जबकि साइन थीटा के जगह पे कॉस फाई पुट करते हैं। डी फाई यहाँ पे हम नहीं पुट करके लास्ट में पुट कर दिए हैं, जो कि डी वाई के टर्म में आया था। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डी इंटू सेक फाई और इसका होल स्क्वायर। हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा और सेक स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डी स्क्वायर आएगा तो एक डी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंगल डी। अब यहाँ पे देखो कि क्या होता है, जो डी जो है वह कांस्टेंट है, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम फिर से क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी बाहर आ गया। अब इसमें से ये सब कैंसिल हो गया था, जो डी बचा था वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस फाई इंटू डी फाई। अब बात आती है कॉस फाई इंटू डी फाई, मतलब इसका कॉस फाई का इंटीग्रेशन करना है फाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन फाई। तो हम यहाँ पे पुट कर दिए कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, जो कि माइनस बीटा से अल्फ़ा तक है। यह डिफिनिट इंटीग्रल है, जिसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना पड़ता है, फिर माइनस करते हैं और फिर उसी में लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा। फाइनली साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। यह फॉर्मूला है, यह जनरल फार्मूला हो गया मेरे लिए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और उससे डी डिस्टेंस पे, डी जो है वह परपेंडिकुलर है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, उस पॉइंट पे उस वायर के स्टार्टिंग एंड और फाइनल एंड पे बनाने वाले एंगल्स हैं। हम इस फार्मूला का यूज करके किसी भी वायर के लिए, मतलब स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उससे सर्टेन डिस्टेंस पे। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड, उस फार्मूला से रिलेटेड। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अल्फ़ा और बीटा की हम बात करें, कब, जब मेरा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, मतलब वायर का जो लेंथ है वह
इनफाइनाइट लेंथ दिया हुआ है। तो वैसे केस में क्या होता है, मान लो यह जो पेन है यह एक वायर की तरह काम कर रहा है जिसका लेंथ ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना तो इसका हमें फाइनल पॉइंट पता है। अब बोला गया कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से उसके फाइनल पॉइंट को मिला, तो हम कोशिश क्या करते हैं उसके फाइनल पॉइंट की तरफ जाने का। तो यहाँ तो है नहीं, काफ़ी ऊपर तक गया, तो हम फिर से कोशिश, क्या होता है कि जब भी किसी दो पैरेलल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम जानते हैं तो वह क्या होता है, इन्फिनिटी पे मिलता है। तो जब वायर इन्फिनिटी पे है तो हमें इन्फिनिटी पे ले जा करके मिलाना है दूसरे पॉइंट को। अब जैसे ही हम किसी दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जा करके मिलाने का कोशिश करते हैं तो वह क्या होता है, ऐसे नहीं जा करके सीधा पैरेलल हो जाता है। अब जैसे ही पैरेलल होगा तो जो डिस्टेंस वाला दिया हुआ है वैल्यू, उससे क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 90 हो जाएगा। फिर बीटा उसी तरह हो जाएगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाना है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। हमें यह वायर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और जो कि बीटा का भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस फार्मूला में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 90 पुट करते हैं तो स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिलता है। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा की जगह पे 90, साइन बीटा की जगह पे 90। अब 90 और 90 है तो कॉस 90 साइन 90 और साइन 90 दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू जो निकालेंगे वो μ0I/2πd। अब यहाँ पे क्या होता है, तो 4πd होता है, जबकि यहाँ जो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा जो होगा उसका वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू ये जो 4 था वो कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आता है, 2 आता है। यह फार्मूला मेरे लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए हो गया, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला चाहिए था। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम बताए थे राइट हैंड थंब रूल, ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि राइट हैंड थंब रूल में क्या करना होता है। हमें अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में पुट करना पड़ता है, और बाकी जो कर्लिंग फिंगर्स होता है ये जिस डायरेक्शन में बेंड करेगा वही डायरेक्शन उसके लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ऊपर की तरफ अगर करंट फ्लो करता तो यह ऊपर की तरफ हो गया, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। तो अब ये कर्लिंग फिंगर्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वह क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट के डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो भी रिवर्स हो जाता है और वो क्लॉकवाइज हो जाता है, मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज है और यह क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यह किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। अब देखो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पे ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। अब इस थंब रूल में क्या कहता है, इफ़ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ द राइट हैंड एलोंग द करंट, हमें अपने थंब राइट हैंड के थंब को स्ट्रेच करना है किसके एलोंग, करंट के एलोंग, एंड कर्ल आवर फिंगर्स टू पास थ्रू पॉइंट P, और बाकी फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है ताकि वह पॉइंट P पे पहुंच जाए या उसे पास करे। तब क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स एट P गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर। उस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा वह क्या होगा, जो उस पॉइंट P पे कर्लिंग फिंगर्स का डायरेक्शन होगा। एक बार फिर से हम लोग बायट-सावर्ट लैप्लास लॉ का एप्लीकेशन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में लगाते हैं। जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें BSL लॉ का यूज करके उस सर्कुलर वायर के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि dB का जो वैल्यू होता है वो μ0I/4π dl क्रॉस r/r3। अब देखो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे r² था इससे पहले वाले में, ये क्या है ना कि यहाँ पे वेक्टर r का फॉर्मूला दिया हुआ, जबकि वेक्टर r/r जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r, यह रेशियो ही यूनिट वेक्टर होता है। इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लो, हम समझा देते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे अगर हम यूनिट वेक्टर r की बात करते हैं तो यह होता है वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। तो इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर r बाई r।
अब इस चीज़ को हम लोग कैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस फैक्टर आर बाई आर क्यू, ऐसा लिखा गया है। अब देखो ये आर क्यू है तो यहाँ का एक आर तो बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस फैक्टर आर बाई आर और यहाँ पे आर स्क्वायर। अब फैक्टर आर बाई आर का जो वैल्यू होता है यही यूनिट वेक्टर होता है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला तो इससे पहले लिखते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूला इस तरह से भी लिखा रहता है और इसके ऊपर जो लिखा गया है इस तरह से भी फार्मूला लिखा रहता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जब वेक्टर आर का यूज किया गया होगा तो नीचे एक एक्स्ट्रा आर आया होगा, अगर यूनिट वेक्टर आर का यूज किया गया होगा तो नीचे आर नहीं आया होगा। अब देखो सर्कुलर वायर पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dl। अब इस dl से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो r रेडियस के बराबर होगा, जबकि दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल की बात करते हैं तो वह कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल क्या है लेंथ है, डी एल इंटू आर साइन 90। अब यहाँ पे देखो इस वेक्टर आर का वैल्यू अगर लिखे तो आर लिखे और आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, फाइनली आर स्क्वायर आया और ऊपर आ गया डी एल साइन 90। क्यों आया, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है एलिमेंट का छोटा सा डी एल लेंथ का, इसका डायरेक्शन और जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर इसका डायरेक्शन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो फाइनली क्या आया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आर ऐसे भी कैंसिल हो चुका है यहाँ पे। अब देखो डी एल क्या है, डी एल छोटे से लेंथ के लिए इसके सेंटर पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम बात करें कि अगर हम डी बी का वैल्यू हम चाहते हैं कि ना ये पूरा बड़ा सा वैल्यू आए, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्यों लिया गया है, ए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो ए के बराबर है। कभी कभी क्या होता है ना कि बुक में कंफ्यूज होने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए ए का भी यूज किया गया, या फिर मान लो ऐसा भी होता है कि रेडियस अगर ए है तो डिस्टेंस आर है, आर जनरल आर कंसिडर करते रहते हैं कि डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, और ए यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए आर की जगह पे रेडियस की जगह पे ए का स्क्वायर इंटू डी एल। अब डी एल को ही सिर्फ इंटीग्रेट करना है क्योंकि छोटे से लेंथ का हम कंसिडर किए हैं सेंटर पे। अब डी एल का टोटल लेंथ कितना होगा, तो अब तुम खुद बताओ कि अगर डी एल का सबसे छोटा वैल्यू होगा तो 0 होगा, और डी एल का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा तो वो टोटल लेंथ के बराबर होगा, जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है, और आर का वैल्यू ए है इसलिए 2 पाई ए के बराबर होगा। अब इसका इंटीग्रेशन किए तो बी हो गया, और इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने आता है तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है। अब एल में एक बार अपर लिमिट तो 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 तो रहेगा नहीं, तो 2 पाई ए से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 4 पाई ए स्क्वायर है, तो 2 पाई से ये 4 पाई को कैंसिल किया तो 2 आया, और ए स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, एक कैंसिल हो गया ए, तो क्या बचा म्यू नॉट आई बाई 2a। ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है जो कि सेंटर पर है, किसके लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर है, एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें कहोगे कि सर स्ट्रेट वायर तो है नहीं कि हम थंब को उसके डायरेक्शन में रख दें, तो उसका अपोजिट भी होता है कि अगर कर्लिंग फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में है तो जो थंब होगा, जो स्ट्रेट थंब होगा वह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे सर्कुलर के केस में हम लोग क्या करते हैं, कर्लिंग फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और बाकी जो थंब जो है जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रेच होगा या खुलेगा या जिस पॉइंट को जिस पॉइंट की तरफ ये होगा वह पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, वह डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इसी टाइप का कोई सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके सेंटर से एक्सियल पोजीशन पे, जैसे मान लो इस तरह का एक्सियल पोजीशन, जैसे गाड़ी देखते हो 4 व्हीलर देखे होगे तो उसके दोनों तरफ चक्का लगा रहता है, आगे पीछे तो रहता है। आगे का अगर 2 चक्का की बात करें या फिर पीछे के दोनों चक्का की बात करें व्हील का, तो क्या होता है कि दोनों व्हील
आपस में एक रॉड से अटैच रहते हैं। दोनों व्हील आपस में, जैसे ये एक व्हील हो गया, इस तरफ एक व्हील हो गया, तो बीच में क्या होता है, एक रॉड होता है। एक्चुअली यह एक्सल कहलाता है, जो कि इस सर्कुलर वायर के सर्कुलर व्हील के सेंटर से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकला हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, और वो भी उसके सेंटर पे नहीं, उसके एक्सियल पॉइंट पे, मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, जो कि डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हम आइए उसका बात करते हैं, उस केस का कि क्या होगा उस केस में। इस केस में क्या होता है कि फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक सर्कुलर वायर हम मान लिए कि यह मेरा सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस कितना है, ए है, और इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब ये जो पोजीशन होगा, यह पोजीशन क्या कहलाता है, एक्सियल पोजीशन कहलाता है। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस वैक्टर आर बाई आर क्यूब। फिर से यहाँ वैक्टर फॉर्म में लिखा गया है आर को, आर यूनिट वैक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, वैक्टर है। तो वैक्टर है इसलिए यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड नीचे आ गया है आर का। अब यहाँ पे क्या होता है कि डी का जो वैल्यू होता है वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल बाई आर स्क्वायर होता है। अब डी एल बाई आर स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जो एक्सियल पॉइंट होता है, यह एक्सियल पॉइंट जिस प्लेन में करंट पास करता है उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन जो होगा वो 90 डिग्री हो गया, और आर जो होगा, आर वेक्टर आर बाई एक आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस दोनों का वैल्यू मिला करके 1 हुआ, तो फाइनली क्या हो गया, आर स्क्वायर बच गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कहोगे ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कैसे आ गया, तो देखो ये फार्मूला क्या होता है कि जिस पॉइंट पे जिस डिस्टेंस का हम लोग बात करते हैं, जिस एलिमेंट्री लेंथ का बात करते हैं, उससे आर डिस्टेंस होता है। तो हम एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किए थे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे। तो यह क्या किया था कि छोटे से लेंथ से आर डिस्टेंस पे था। अब देखो ये रेडियस है, यह डी क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से, और यह क्या है, आर है। तो आर हाइपोटेनस है, ए परपेंडिकुलर है और डी बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर, वही आर स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है। अब बात करते हैं किसका, द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस इज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो आर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ डी बी। अब इस डी बी का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्सिस के तरफ और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसका क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जैसे मान लो ये लाइन है, अब इस पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला बाहर की तरफ, और उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, तो ये सारे के लिए ना होगा, पूरे हर एक पॉइंट के लिए होगा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो कंपोनेंट होगा, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो डी बी कॉस थीटा आएगा। मतलब डी बी का जो वैल्यू होगा वह इसके अलोंग आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा, और यह क्या कहलाएगा, डी बी कॉस थीटा कहलाएगा। अब डी बी कॉस थीटा कहलाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं जो मेरा रिजल्ट आएगा, तो डी बी का वैल्यू मुझे पहले से पता है कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यह डी बी का वैल्यू। और इसका जो एक्स एक्सिस में होगा, जो कंपोनेंट होगा, जो उस एक्सियल पोजीशन के अलोंग होगा या एक्सियल लाइन पे होगा, वह कंपोनेंट क्या है, डी बी कॉस थीटा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, तो जो थीटा होता है वह अल्फ़ा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा जो होता है वो कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है। अगर तुम यहाँ से देखते हो कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए। तो ए बाई हाइपोटेनस, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो तो बेस ए हो गया और हाइपोटेनस तो आर है। अब आर का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। तो आर का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। हम इस रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर पे हाफ भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा को हटा करके हम लोग उसके जगह पे ए बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बी आर जो रिजल्टेंट होगा
वह क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे ए बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का हाफ। अब देखो ये भी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। फ़र्क क्या है दोनों में, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर हाफ है। 1 प्लस हाफ करते हो तो यह क्या होता है 1.5 होता है, जो कि 3/2 के बराबर है। तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई इंटू ए हो गया और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। फिर से वही कंडीशन आया, हम छोटे से एलिमेंट के लिए क्या किए थे, एक मैग्नेटिक फील्ड निकाले और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो एक्सियल लाइन पे नहीं है। तो इसका कंपोनेंट तोड़े, अब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल 2 पाई के लिए, मतलब पूरे सर्किल के लिए निकालेंगे, तो वह क्या करेगा, सबका परपेंडिकुलर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो वह कैंसिल कर देगा। लेकिन एक्सियल पोजीशन पे जो अमाउंट आ रहा है वो सब एक ही डायरेक्शन में है। तो जब एक ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से डी एल आएगा, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, और एल में एक बार 2 पाई रखेंगे, 2 पाई ए रखेंगे और एक बार माइनस करेंगे 0। तो 0 माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। अब 2 पाई ए जैसे ही करते हैं तो फिर से एक पाई पहले से है, यहाँ पे ये कैंसिल होने का चांस है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 पाई ए में से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स में पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर बाई 2 पाई तो है नहीं क्योंकि पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। अब इसमें देखो अच्छे से कि ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर है, और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर। अब मान लो कि यह एक्सियल पॉइंट का जो पोजीशन निकला है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, d का वैल्यू 0 करते हैं, तो हम जो सेंटर से डिस्टेंस d लिए थे वह जैसे ही 0 होगा, इसका मतलब है कि वह पॉइंट शिफ्ट हो गया कहाँ पे, सेंटर पे। अब d का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो क्या आने वाला है, देख लो कि d का वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या वो सर्किल के सेंटर पे जो फॉर्मूला आया था वो आता है या नहीं आता है। यही फार्मूला है कि b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर इफ़ d इक्वल टू 0 होता है तो यह किस जगह का है, तो यह सेंटर के लिए हो जाता है, मतलब सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह पॉइंट आ जा रहा है। तो हम d का वैल्यू पुट करते हैं और उसका जो फार्मूला आना चाहिए b का, वह सर्कुलर वायर के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया था वही होगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0। अब प्लस 0 करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है तो हम हटा दिए इसको और क्या लिखे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए क्यू, स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा म्यू नॉट आई बाई 2a। क्या यही फार्मूला था सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे, हाँ यही फार्मूला था। तो ये कैसे आ गया, ये तो आया एक्सियल वाले केस से। तो एक्सियल वाले केस में अगर d का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। तो इसका अगर d का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, इसका मतलब है कि हम उस एक्सियल पोजीशन पे नहीं जा करके हम शिफ्ट हो गए कहाँ पे, सेंटर पे। अब जैसे ही सेंटर पे शिफ्ट हुए तो सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला आना चाहिए, तो आ भी गया। इसका मतलब है कि एक्सियल वाला जो फार्मूला आया है वो सही है। अब देखो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अब कंडीशन है कि फील्ड एट पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो, मतलब d का जो वैल्यू है वह रेडियस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तब क्या होगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो होता है उसमें से d का जो वैल्यू है वह काफ़ी ज़्यादा है, किससे, उसके रेडियस से। जब रेडियस से काफ़ी ज़्यादा है तो हम रेडियस को निगलेक्ट कर दिए, सीधा डी स्क्वायर कर दिए। अब डी स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो ये स्क्वायर, ये जो 1/2 है ये कैंसिल कर देगा, d पे पावर 3 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू डी
Q। अब यही चीज़ अगर हम बात करते हैं कि ये जो सर्कुलर वायर के कारण एक्सियल पोजीशन पे जो वैल्यू आया है मैग्नेटिक फील्ड का, वह एक राउंड के कारण आया है। अगर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो, चाहे सर्कुलर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो और उसके सेंटर पे पूछा गया हो, तो जो भी फार्मूला हम सेंटर पे निकाले हैं या फिर एक्सियल पोजीशन पे निकाले हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। यह n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है या फिर नंबर ऑफ लूप्स है, दोनों एक ही बात है कि हम लोग टर्न और लूप का यूज करते हैं। अब देखो कि कभी कभी क्या होता है, सर्कुलर वायर कंप्लीट सर्किल नहीं होकर के हाफ सर्किल रहता है। अब कंप्लीट सर्किल नहीं होकर के अगर हाफ सर्किल है या फिर 1/4 सर्किल है, तो वैसे केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालते होंगे। तो एक फार्मूला होता है θ/360 इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। जैसा कि देखो B इक्वल टू म्यू नॉट I/2a होता है, यह सेंटर पे होता है और एक टर्न के लिए होता है। अगर n टर्न के लिए हमें देखना हो तो हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यह कंप्लीट सर्किल के लिए है। अब कभी कभी क्या होता है, सर्किल जो है वो कंप्लीट नहीं होकर के 1/4 है, ये 1/4। अब देखो ये अगर 1/4 सर्कुलर वायर है, इसके कारण अगर सेंटर पे कोई पूछ दिया इसका रेडियस r है, तो क्या होगा, चाहे रेडियस r की जगह पे a है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यह सेंटर पे 1/4 है, मतलब ये 90 डिग्री बनाया होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा θ/360 इंटू म्यू नॉट I/2a। ऐसा हम लोग सर्किल में भी पढ़े हैं कि अगर किसी सरकमफ्रेंस का या फिर एरिया का वैल्यू निकालना हो जिसमें सेंटर पे एंगल जो है वह 360 नहीं बन करके 180, 60 डिग्री, 90 डिग्री बनता है, तो हम लोग इसी रेशियो में बनाते हैं कि θ/360 इंटू 2πr या फिर πr²। उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज किया जाता है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं सेंटर पे तो म्यू नॉट I/2a होता है, लेकिन ये तब होता है जब कंप्लीट सर्किल होता है। अगर सर्किल हाफ है, 1/4 है, 1/3 है, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू पुट किया आता है। जैसे यहाँ पे 90 है तो 90/360 यानी 1/4 आएगा, मतलब जो भी वैल्यू पूरा के लिए आता है उसका 1/4 है, क्योंकि ये वायर भी तो 1/4 पार्ट है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ, जो कि स्ट्रेट वायर के लिए भी पढ़ा और सर्कुलर वायर के लिए भी पढ़ा, सर्कुलर वायर के सेंटर के लिए भी पढ़ा और सर्कुलर वायर के एक्सियल पोजीशन पे भी पढ़ा। सारे पॉइंट को याद रखना है, सारे फार्मूला को भी याद रखना है और इसी फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स भी बनता है। अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक फील्ड का तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। थंब रूल में क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन में हमें थंब को रखना है और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से कर्लिंग फिंगर को पास कराओ और बेंड करो। जैसे ही पास करने के बाद बेंड करता है तो मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वही क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जबकि ठीक इसका रिवर्स होता है सर्कुलर वायर में, कर्लिंग फिंगर्स को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और थंब जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा वही डायरेक्शन क्या होगा,